ये तस्वीरें मालदीव्स या थाईलैंड की नहीं पर हमारे अपने अंडमान आइलैंड्स की हैं। एक टाइम पे एक आइसोलेटेड जगह आज कैसे एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन और टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। आइए जानते हैं कैसे अंडमान आइलैंड्स इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने एक आइसोलेटेड आइलैंड को इतना खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारी वीडियोस को एंजॉय तो करते हो बट सब्सक्राइब करने में थोड़ी कंजूसी कर देते हो। सो जैसे बारिश के टाइम पे डैम्स के गेट खोल दिए जाते हैं वैसे एक दिल खोल के सब्सक्राइब का बटन दबाओ। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अंडमान आइलैंड्स पिछले कई डेकेड से एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन रहे हैं। ब्रिटिशर्स के आने से भी बहुत पहले से भारत की एंशिएंट चोला डायनेस्टी के राजेंद्र चोला II अंडमान आइलैंड्स को एज अ नेवल बेस यूज करते थे अगेंस्ट द श्रीविजया एम्पायर जो आज का इंडोनेशिया है। चोलाज इसे नक्कावरम कहते थे जिसका मतलब होता है ग्रेट ओपन लैंड। एंड चोला एम्पायर वॉज इंडियाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर। इनका कंट्रोल श्रीलंका तक फैला हुआ था एंड साउथ एशिया में भी बहुत दूर तक इनका इन्फ्लुएंस था। अच्छा, चोलाज ने अंडमान का नाम रखा था नक्कावरम। अभी ये अमेरिका और यूरोप वालों को हमारे हिंदी और संस्कृत के वर्ड्स प्रोनाउंस करने तो आते नहीं है, जैसे सिंधु का इंदु बना दिया, वैसे ही एक यूरोपियन ट्रैवलर मैक्रो पोलो ने इसे नेक्कूवेरन बोलना शुरू कर दिया। देन कॉलोनियल पीरियड में इसी नेक्कूवेरन का निकोबार आइलैंड्स बन गया। मतलब पहले नक्कावरम, फिर नेक्कूवेरन और लास्ट में निकोबार। बट बाद में जब 1600-1700 में कॉलोनियल पीरियड आया तो अंडमान आइलैंड सिर्फ कैच की बॉल बन के रह गया। मतलब कभी कोई इन पे क्लेम करता तो कभी कोई। ऑल्सो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में कई देशों ने इंडिया को इन्वेड किया था बट नाम हमेशा बेचारे ब्रिटिशर्स का ही लगता है। सो इन बाकी इन्वेडर्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, कहाँ आई, कब गई सबको पता है, बट एट द सेम टाइम पौडुचेरी के एरिया में फ्रेंच सेटलमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी एंड ये एरिया इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया के कंट्रोल में नहीं था अंटिल 1954 जब फ्रेंच अथॉरिटीज ने ये एरिया इंडिया को ट्रांसफर किया एंड इंडिया ने इसे यूटी डिक्लेयर कर दिया। देन ब्रिटिशर्स की तरह ही पोर्टुगीज ने भी इंडिया के ऊपर बहुत टाइम तक राज किया था। वास्को दा गामा, बहुत बार नाम सुना होगा आई एम श्योर। यही वो महाशय है जिनकी वजह से पहली बार इंडिया और पोर्टुगीज के बीच में मुलाकात हुई थी। इन सभी एरियाज में पोर्टुगीज रूल था। इनफैक्ट गोवा से तो पोर्टुगीज का वापस जाने का मन था ही नहीं, इंडिपेंडेंस के बाद भी ये वहीं बैठे थे। इट वॉज इन 1961 जब इंडियन आर्मी गोवा में एंटर हुई एंड फोर्सफुली 450 साल से चला आ रहा पोर्टुगीज रूल इंडिया से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये तो बात रही इंडिया की, बट पर्टिकुलरली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे किस किसने रूल किया था। सो पहली बार 1750s में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन आइलैंड्स पे आई थी। 1756 में इन्होंने निकोबार आइलैंड्स का नाम बदल के रख दिया न्यू डेनमार्क एंड फिर कुछ ही टाइम बाद दोबारा बदल दिया फ्रेडरिक्स आइलैंड। बट उस टाइम पे अंडमान आइलैंड्स पे मलेरिया आउटब्रेक्स बहुत फ्रीक्वेंटली होते थे एंड डर के मारे डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बार बार वापस जाते फिर आते, वापस जाते फिर आते। एंड 1778 में जब इन्होंने अंडमान आइलैंड्स को मलेरिया की वजह से खाली किया हुआ था तब ऑस्ट्रिया ने सोचा कि शायद इन्होंने इन आइलैंड्स के ऊपर से अपना क्लेम भी वापस ले लिया है। सो उन्होंने वहां अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिश कर ली या नाम रख दिया थेरेसिया आइलैंड। सच में आइलैंड भी सोचता होगा कि कोई एक बंदा टिक के बैठ जाओ यार। अच्छा, एनीवेज 1789 में ब्रिटिशर्स ने अंडमान आइलैंड्स के पास एक आइलैंड पे अपना नेवल बेस सेटअप किया। इसी जगह पे आज अंडमान आइलैंड्स की कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर है। ये देखकर डेनमार्क ने सोचा कि हम यहाँ रुक तो पाते नहीं है, 4 दिन बैठते हैं फिर वापस जाना पड़ता है मलेरिया आउटब्रेक की वजह से। सो उन्होंने अपने अंडमान आइलैंड्स के राइट्स ब्रिटिश को सोल्ड कर दिए एंड देन ऑफिशियली अंडमान आइलैंड्स ब्रिटेन इंडिया के कंट्रोल में आ गए। देन कुछ टाइम बाद 1896 में ब्रिटिशर्स ने पोर्ट ब्लेयर में सेल्युलर जेल यानी काला पानी की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। इसका मेन पर्पस था उन प्रिजनर्स को कैद करने का जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, यानी हमारे फ्रीडम फाइटर्स। बाद में वर्ल्ड वॉर II के दौरान ये सारे आइलैंड्स जापान के कंट्रोल में थे बिकॉज जापान के लिए काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे थे ये। बट हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी पूरी नजर थी अंडमान आइलैंड्स पे कि कहीं जापान यहाँ परमानेंटली बैठने का मन ना बना ले, इसलिए ही विजिटेड द आइलैंड्स ड्यूरिंग द वॉर एंड ही रीनेम्ड देम टू शहीद द्वीप। आज भी अगर आप सर्च करोगे गूगल पे टॉप प्लेसेस इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तो वहाँ शहीद द्वीप नाम की एक जगह आती है। अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है अब वो। बट देन 1945 में जापान ने अंडमान आइलैंड्स इंडिया को वापस सरेंडर कर दिए एंड जाते जाते ब्रिटिशर्स का मन था कि एंग्लो इंडियंस और एंग्लो बर्मीज को वो इन आइलैंड्स
पे बसा दे सो दैट वो अपनी एक सेपरेट कंट्री शुरू कर पाए यहाँ पे, बट दिस नेवर हैपेंड एंड अंडमान आइलैंड्स इंडिया का पार्ट बन गए इन 1950 एंड 56 में इंडिया ने इनको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। और फिर शुरू होती है अंडमान आइलैंड्स की डेवलपमेंट की कहानी। बट सवाल है क्यों? Why is Andaman so important for India today? अरुणाचल वाली वीडियो में बताया था ना कि कैसे गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, रोड्स बना रही है टू टैकल चाइना। एंड सिमिलरली पिछले कई सालों से चाइना का इंडियन ओशन में इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। कुछ टाइम पहले चाइनीज गवर्नमेंट ने यहाँ तक कहा था इंडियन ओशन इज नॉट इंडियाज ओशन। एंड इंडिया के अगेंस्ट चाइना के पास अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी में श्रीलंका तो है ही। पिछले 1-2 सालों में श्रीलंका में जो भी कुछ हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं चाइना ही रिस्पॉन्सिबल है। श्रीलंका को चाइना ने अपने डेट ट्रैप में फंसा लिया एंड बेचारों का देश ही डुबा दिया। चाइना ये डेट ट्रैप में फंसाने वाली स्ट्रैटेजी और भी कई देशों के ऊपर अप्लाई कर चुका है एंड आगे भी करता रहेगा। अब इंडियन ओशन पे वापस आते हैं। सो हमें इतना तो मानना पड़ेगा कि चाइना की नेवी इंडियन नेवी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो हाईटेक वेपन्स की बात हो या क्वांटिटी की बात हो। एंड चाइना ने भारत को ऑलरेडी 2 साइड से कवर किया हुआ है, नॉर्थ में पाकिस्तान, ईस्ट में अरुणाचल और अब साउथ में इंडियन ओशन। इसीलिए अंडमान एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन बन जाता है टू काउंटर चाइना। एंड एक रीजन स्ट्रॉन्ग तभी बनता है जब वहाँ की इकोनॉमी इंक्रीज होती है, एंड इकोनॉमी इंक्रीज तभी होती है जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता है। इसीलिए भारत सरकार अंडमान आइलैंड्स पे टूरिज्म को भी काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है, बिकॉज टूरिस्ट बाहर से घूमने आएंगे तो यहाँ की ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। 2020 में जब सारी दुनिया लॉकडाउन में बंद थी तब नीति आयोग ने अंडमान के बारे में सोचा। उन्होंने एक मास्टर प्लान क्रिएट किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। नीति आयोग और ANIIDCO ने मिलकर तैयार किया ये प्लान, द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 72,000 करोड़ की एक टाउनशिप बनेगी अंडमान आइलैंड्स पे, एक एयरपोर्ट बनेगा, एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगी एंड एक पावर प्लांट बनेगा। बट इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर कई सवाल भी उठे थे क्योंकि अंडमान की नेचुरल ग्रीनरी को डैमेज करेगा ये प्रोजेक्ट। 8.5 लाख से ज्यादा पेड़ काटने पड़ेंगे ये सब कुछ बनाने के लिए। बट गवर्नमेंट का एक ही आंसर होता है कि दिस इज द बेस्ट प्लान टू प्रमोट द इकोनॉमी ऑफ द अंडमान आइलैंड्स एंड टैकल चाइना इन द इंडियन ओशन। बट ऑब्वियसली ये रातों रात नहीं हो जाएगा, इट विल टेक सेवरल डेकेड्स इस पूरे एरिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बट एटलीस्ट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। आपको अंडमान आइलैंड्स के बारे में क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।